हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के हिंदी में लास्ट 5 इयर्स की सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज, जिसमें हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है बाल्यावस्था एवं विकास। तो इसका हम करेंगे पेपर 1 है आपका 2019 का जून का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको 3 घंटे में करना रहता है और अधिकतम अंक आपके रहते हैं 80। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये हम सीरीज करेंगे तो इसमें क्वेश्चन तो देखेंगे, हम प्रश्न देखेंगे, साथ में उनके उत्तर किस प्रकार से आपको लिखने होते हैं वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और साथ में देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हमारी बुक से, बीइंग अ बेस्ट टीचर की जो बुक है लास्ट 5 ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की। एमडीयू और सीआरएसयू यूनिवर्सिटी दोनों के लिए ही ये बुक अवेलेबल है, तो वहीं से हम ये सीरीज कर रहे हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर मैं आप सभी को दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि देखिए थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है इन सभी के बारे में। पहला क्वेश्चन जो आपका है इसके 4 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट आपका 4 नंबर का होता है। और देखिए 4 को 4 से आप गुणा करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, पहला है बचपन पर पालन पोषण शैली का प्रभाव। दूसरा है सीखने की कठिनाइयाँ। तीसरा है शिक्षण अधिगम स्थितियाँ में शिक्षक की भूमिका क्या होती है वो आपको बताना है। और चौथा है यहाँ पे बदमाशी और बाल शोषण। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से उत्तर को लिखना होता है। पहले प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और उसी तरीके से इसको लिखेंगे। बचपन पर पालन पोषण शैली का प्रभाव क्या होता है, ये है। अब देखिए हमें पता है कि पालन पोषण जिस तरीके से माँ बाप द्वारा बालक का किया जाता है उसका प्रभाव बच्चे की हर एक चीज पर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। तो पेरेंटिंग का स्टाइल जो होता है, लालन पोषण का जो स्टाइल होता है, तो वो एक अच्छे माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी और उसी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सत्तावादी लालन पोषण की शैली। ठीक है, सत्तावादी लालन पोषण की शैली। ठीक है, तो उसके बारे में आपने लिखा। और देखिए कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स में आपको लिखना है। पॉइंट्स में जो स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि वहां पे आपका आंसर हो जाता है बोरिंग अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं। तो फ्लो चार्ट और पॉइंट्स के बिना अपना आंसर बिल्कुल ना लिखें। ठीक है, अगला है यहाँ पे आधिकारिकता, या हम बोल सकते हैं आधिकारिक लालन पोषण की जो शैली होती है, जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें उसके बारे में आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यूं बताएंगे। फिर यहाँ पर है अनुज्ञापराध लालन पालन की शैली, इस तरीके से इसके बारे में आपने बताया। और फिर आपका आता है आखिरी, जो कि है अवहेलनापूर्ण या असंलिप्त लालन पोषण की शैली। ठीक है, अवहेलना क्या होती है और देखिए असंलिप्त क्या होता है, उस लालन पोषण की शैली के बारे में आपको लिखना है। और देखिए ये सबसे खतरनाक लालन पोषण की शैली होती है, जिसमें देखिए यहाँ पे जो माँ बाप होते हैं उनका बच्चों पर कोई ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पर ये सबसे खतरनाक शैली रहती है। और इससे ऊपर जो आप देखेंगे इनमें से सबसे अच्छी मैं आपको बता देती हूँ कौन सी शैली है। तो ये शैली होती है ये वाली, कुछ इस प्रकार से, जिसमें आधिकारिक लालन पोषण किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जहाँ पर देखिए जो पेरेंट्स होते हैं वो एक बैलेंस बनाकर चलते हैं डिसिप्लिन में और लव में, यानी कि अनुशासन और प्यार के बीच बच्चों में एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर पेरेंट्स चलते हैं और उसी तरह की ये शैली अपनाते हैं। ठीक है,
तो ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ। सत्तावादी लालन-पोषण शैली के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो देखिए यहाँ पर ये पेरेंट्स जो होते हैं, ये कठोर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए काफ़ी कठोर होते हैं कि बच्चे को कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा नहीं, कैसा स्वभाव दिखाना चाहिए, कैसे होने चाहिए, मतलब हर चीज़ में। देखिए इनका लाइक ये र्यूड पेरेंट्स हम इनको बोल सकते हैं एक तरीके से। और देखिए इनका क्या होता है, इन पेरेंट्स का बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा लाइक बच्चा हमारा ये करे, वो करे, अपेक्षाएँ होती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हम अगर मिडल क्लास किसी फैमिली को देखते हैं, तो वहाँ पे आज के टाइम में ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे कि अपने बच्चों से इतनी अपेक्षाएँ कर लेते हैं कि फलाने का बच्चा अगर अच्छे नंबर ला रहा है, वो बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंक्लूडेड है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा, और वहाँ पे बच्चे को मारने पीटने लगते हैं या बहुत कठोर हो जाते हैं बच्चे के प्रति कि क्यों नहीं कर रहे, डांट लगाते हैं उनको 24 घंटे कि क्यों तुम भी उस रिश्तेदार का बच्चा अच्छे नंबर ले आता है, तुम क्यों नहीं ला सकते हो, तुम भी ला के दिखाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हें लाइक सुबह 8 बजे उठना है, तुम्हें क्रिकेट की कोचिंग में जाना है। तो इस तरीके के होते हैं, मतलब यहाँ पर ये लोग हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, प्यार भी करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं बच्चे का। और देखिए बच्चे के प्रति इनका व्यवहार जो होता है वो अच्छा नहीं होता, गुणों वाला नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बच्चे से रखते हैं कि फर्स्ट आए बच्चा, सेकंड आए, अच्छा नहीं आया तो क्यों नहीं आया है। तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे सत्तावादी लालन पोषण की शैली के अंदर, ठीक है। अगला मैंने आपको बताया ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग की स्टाइल है, सबसे अच्छा लालन पालन का शैली है यहाँ पे, जो कि है आधिकारिक लालन पालन की शैली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस बना के चलते हैं, जहाँ पे लाइक प्यार की ज़रूरत होती है वहाँ प्यार भी करते हैं, और जहाँ अनुशासन रखने की ज़रूरत होती है उसमें भी रखते हैं। अनुशासन सही तरीके से बच्चों को पे लगाते हैं, गलत तरीके से नहीं, कि इनको पता होता है बच्चे को मार पीट के कुछ नहीं सिखाया जा सकता है, उसको प्यार से बोल के हर चीज़ का नफ़ा नुकसान बता के ही समझाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए इस तरह की पेरेंटिंग आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, ये आपका अगला है अनुज्ञाप्रद लालन पालन की शैली। तो इसमें देखिए अगर मैं इन शॉर्ट आपको इसके बारे में बताऊं, तो यहाँ पे देखिए ये जो पेरेंट्स होते हैं ये बहुत बच्चों को प्यार करते हैं, अत्यधिक, मतलब कहते हैं ना अंध स्नेह बच्चों से, ब्लाइंड अफेक्शन, ब्लाइंड लव बच्चों के प्रति होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको इसको समझाऊं, तो हम बोलते हैं जैसे माँ का लाडला या माँ की लाडली जो होते हैं, तो उस तरह के बच्चे आते हैं इस कैटेगरी में। देखिए यहाँ पे ये बच्चे बिगड़ जाते हैं अक्सर, क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार इनको मिलता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ये पेरेंट्स अपने बच्चों पे लाइक इनका कंट्रोल नहीं होता है, और बच्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं उनकी गलतियों को, कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं। और ऐसा देखिए इंडियन पेरेंट्स के साथ बहुत देखने को मिलता है, लड़कों के केस में, जहाँ पे एक लड़का एक लौता लड़का होता है, तो वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा लाइक बोल देते हैं कि कहाँ घूम रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता है, कोई उसकी गलतियां भी छुपाते हैं। तो देखिए उस तरह की जो शैली होती है पेरेंटिंग की, लालन पालन की, वो होती है अनुज्ञाप्रद। तो यहाँ पे देखिए ये बिगड़ी औलादे इनको कहा जाता है अक्सर, जो लाइक इत्याधिक, देखिए कहते हैं ना जरूरत से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये वाली पेरेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं, गलत आदतों में पड़ते हैं, गलत व्यवहार उनका होता है, और बिगड़ जाता है वो बच्चा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर है अवहेलना पूर्ण या असंलिप्त लालन पालन की शैली। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये सबसे खतरनाक लालन पालन की शैली बोली जाती है। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माता पिता जो होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, या उनका बच्चे के प्रति कोई भी लाइक योगदान नहीं होता है, वो बच्चे के लालन पालन में उनका योगदान ही नहीं है, बस कहने को होता है, जैसे कि बच्चे के खर्चे उठा लेना,
बच्चे का नाम के लिए माँ बाप बन जाना, बट वहाँ पे लालन पालन कोई और करता है, जैसे कि बेबी सिटर्स वगैरह रख लेते हैं। तो इस तरीके का रहता है। देखिए ऐसे पेरेंट्स जो बहुत वर्किंग होते हैं, हफ्ते में महीने में कहीं एक बार बच्चे से मिलते हैं, तो इस तरह की जो शैली होती है वो कहलाती है अवहेलनापूर्ण लालन पालन की शैली। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत अकेलापन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, तो गलत आदतों में भी बढ़ जाते हैं, नशे वगैरह करने लगते हैं, अल्कोहल ड्रग्स, हो सकता है उनको इतना तनावपूर्ण डिप्रेशन फील होता हो, इतना निराशावादी वो फील करते हो कि वो सुसाइड के बारे में भी सोचते हो या कोशिश करें उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए इसको सबसे खतरनाक शैली लालन पालन की बोला गया है, और इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें और स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो ये था यहाँ पे। अब हम आएंगे अगले ख पार्ट की तरफ। यहाँ पर सीखने की कठिनाइयाँ, कि कुछ भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ने कुछ पढ़ा भी ना हो तो भी आप खुद से बहुत कुछ लिख सकते हैं कि सीखने में कठिनाइयों का क्या मतलब है आपके अनुसार। ठीक है, तो शिक्षक और माता पिता वे वयस्क हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, बच्चों के सबसे करीब हैं। ठीक है, तो माता पिता हमें पता है बच्चे के सबसे करीब होते हैं, उसके बाद शिक्षक आते हैं, और देखिए अन्य परिवार के सदस्य भी। तो देखिए यहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चे को कुछ भी सिखाने में। ठीक है, या बच्चे को शिक्षा प्रदान करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका रोल बहुत, कहीं ना कहीं हम कहें तो बड़ा योगदान रहता है। तो जरूरी है कि एक शिक्षक की भूमिका सही हो और माता पिता की भी भूमिका सही हो। ठीक है, ताकि जो छात्र है उसका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो निखर कर आए, वो एक अच्छा सामाजिक इंसान अपनी जिंदगी में बन पाए। ठीक है, तो सीखने में बच्चे को क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं स्कूल में, आउट ऑफ द स्कूल, तो वही सब आपको इसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कुबलर रॉस के द्वारा वर्णित किए गए दुख के 5 चरण यह हैं। ठीक है, यानी कि पहला है आपका नकारना, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है सौदेबाजी, चौथा है अवसाद, पांचवा है स्वीकृति। ठीक है, तो अब इन पांचों के बारे में आपको लिखना है और आपका पूरा आंसर इन्हीं पे, ये मेन की पॉइंट है आपके, जो प्रमुख बिंदु हैं आपके आंसर की वो यही रहेंगी। तो उत्तर में इस तरीके से हाईलाइट करके और पॉइंट वाइज आपको जरूर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। फिर आप आ जाएंगे तीसरे पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है शिक्षण अधिगम स्थितियों में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षण अधिगम में अध्यापक की भूमिका क्या होती है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक की भूमिका तो बहुत है, तो हमने 3 मार्ग में, मतलब 3 हिस्सों में इसको इस तरह से विभाजित करेंगे। इस तरीके का फ्लो चार्ट आप बनाएंगे और फिर एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। पहला है ज्ञानदाता के रूप में भूमिका। देखिए टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है वो ज्ञानदाता होता है, बच्चों को ज्ञान की अनुभूति कराता है। ठीक है, तो उसके रेफरेंस में आप पहला पॉइंट यहाँ पर। दूसरा है सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका, मतलब बच्चों को सुविधा के रूप में, जैसा कि हम बोलते हैं फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पर भूमिका रहती है अध्यापक की। तीसरा है मार्गदर्शक के रूप में, कि बच्चों को सही राह दिखाना, उनको सही मार्ग तक ले जाना, उनको सही मार्ग दर्शाना। ठीक है, तो इन तीनों को बारे में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स हैं और ये बहुत जरूरी है, इसी तरीके से पॉइंट्स बनाकर आप लिखें। कई बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेज के स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं और अंत तक लिखते जाते हैं, कोई भी पैराग्राफ चेंज नहीं, कुछ नहीं, और अपना आंसर खत्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस ऐसा करने से आपको कोई ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे। जब भी आप एक लेख लिखते हैं, तो कोई उत्तर लिखते हैं, तो उसमें बहुत आवश्यक है कि आपकी प्रेजेंटेशन यानी कि लिखने का जो आपका तरीका है वो अच्छा हो। तो इस तरीके से ही लिखा जाता है और इस तरीके से ही लिखना है।
बड़े बड़े पैराग्राफ में बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, सुविधा प्रदाता कैसे है एक शिक्षक, और फिर मार्गदर्शक के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे और यहाँ पे आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। देखिए 4 नंबर के 4 अंक के जो प्रश्न आते हैं उनमें इतना ही आवश्यक होता है लिखना, इससे ज्यादा आप ना लिखें। पेजेस वाइज अगर मैं बात करूं तो 2 से 2.5 पेजेस आप लिखें, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका पेपर रह जाएगा, यानी कि आखिरी में कोई प्रश्न आपका छूट सकता है, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे चौथे पार्ट की तरफ, पहले प्रश्न का, जो कि है बदमाशी और बाल शोषण, ठीक है। अब देखिए बच्चे बदमाशी करते हैं और उनका बाल शोषण किस प्रकार से होता है वो आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। देखिए दोनों के बारे में ही अच्छे से पॉइंट्स में आपको लिखना है। पहले यहाँ पे बाल दुर्व्यवहार है, फिर कौन करते हैं बाल दुर्व्यवहार तो उसके बारे में लिखा पॉइंट वाइज, फिर बाल दुर्व्यवहार होता क्यों है ये बताया गया, फिर इसकी स्थिति क्या है वो बताई गई, कैसे चेंज हो रही है और स्थिति क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, फिर बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के परिणाम क्या होते हैं। देखिए कोई चीज होती है तो उसके परिणाम भी होते हैं अच्छे या बुरे, तो वो यहाँ पर लिखे गए। फिर बाल शोषण के विरुद्ध कानून क्या है। देखिए हर टीचर जैसे कि एक हम स्टार्टिंग में साइन करते हैं, एक स्कूल में जोड़ते हैं तो कानून के प्रति कि हाँ जो बच्चों के प्रति चीजें हैं हम उनको फॉलो करेंगे, हम बच्चों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तो इस तरीके का लाइक एक डेक्लेरेशन होता है जिन पे एक टीचर भी साइन करता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं कानून के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए पॉस्को एक्ट होता है, सीआरसी है, तो कई सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे, सभी पॉइंट्स नहीं बट थोड़ा सा लिखने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। फिर बाल यौन शोषण के विरुद्ध वैधानिक प्रावधानों की सीमाएं क्या क्या हैं, थोड़ा सा बाल शोषण के बारे में भी लिखेंगे क्योंकि वो भी आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो 4 नंबर के यानी कि 4 नंबर के अंकों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर समाप्त होते हैं। फिर यहाँ पर हम आए इकाई 1 पे, ठीक है। इकाई 1 यानी कि आपके 16 नंबर के जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू होते हैं। हर एक इकाई से आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, लेकिन करना आपको केवल एक ही प्रश्न होता है, वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। आपको जो भी इकाई में से जो प्रश्न अच्छे से आता हो उसका उत्तर आप लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आनुवंशिकता और पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षकों के लिए अध्ययन आनुवंशिकता और पर्यावरण क्यों आवश्यक है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के यहाँ पे है सापेक्ष महत्व पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो वंशानुक्रम क्या होता है उसके बारे में आप अच्छे से लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको अर्थ लिखना है। पहले देखिए अर्थ भी आप देखिए किस तरीके से पॉइंट में लिखा गया है, और उसके बाद यहाँ पे वंशानुक्रम का आधार क्या होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए इस बुक में, यहाँ पे ये जो हमारी बुक है इसमें आपको हर चीज पॉइंट वाइज मिलेगी, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी है और कितना लिखना है, प्लस फ्लो चार्ट कैसे बनाने हैं और कहाँ कहाँ पे एक उत्तर में फ्लो चार्ट डालने ही डालने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें सीखें, बिकॉज़ अधिकतर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका गलत होता है। उनको ज्ञान तो भरपूर होता है, वो पढ़ लेते हैं, पर किस तरीके से लिखना है ये कहीं ना कहीं उनमें कमी होती है, और उसी वजह से जिस बच्चे को टॉप करना चाहिए बहुत अच्छे अंकों के साथ वो नहीं कर पाता है, और जिसके अंदर प्रेजेंटेशन के स्किल्स होते हैं, इस तरीके से लिखना आता है, तो वो बच्चा टॉपर बन जाता है। सही बात। तो इस तरीके से लिखना सीखें और फ्लो चार्ट इस तरीके से जरूर बनाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है वंशानुक्रम के नियम क्या क्या होते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन से आप मेन आंसर पे आएंगे अपने, ठीक है। तो वो आपने लिखा, इस तरीके का फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, एंड इस तरीके से यहाँ पे सभी के बारे में जो फ्लो चार्ट में डिस्कस किए बताया, कुछ इस तरीके से। और जितना आपको याद हो आप उतना लर्न करें। 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम पेजेस की बात करते हैं
तो देखिए पेजेस अगर आप यहाँ पे 6 पेजेस फिल कर देते हैं तो वो इनफ होते हैं। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ पेजेस पे ध्यान आप ना दें, आप किस चीज पे ध्यान दें, आप ध्यान दें कि जो प्रश्न में पूछा है क्या आपने उसका उत्तर लिखा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पर्यावरण के बारे में बताया और आपका उत्तर हुआ समाप्त। फिर आप आ जाते हैं प्रश्न 3 पे। ठीक है, जो इकाई 1 से ही है। प्रश्न 2 या तीसरे में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है शेषवावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे के सामाजिक विकास का विवरण दीजिए तथा इस विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख आपको करना है। तो ठीक है, तो पहले तो शेषावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएं, कैसे सामाजिक विकास का वितरण होता है इससे, तो वो लिखें और फिर हम कारकों पे आएंगे, क्योंकि 16 नंबर का प्रश्न है तो इंट्रोडक्शन से हम कंक्लूजन पर आएंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे महत्व बताएंगे और देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसी तरीके से पॉइंट वाइज आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है शिशु और बच्चे। फिर माता पिता के रूप में एक माता पिता क्या कर सकते हैं। देन यहाँ पर है पूर्व स्कूली शिक्षा, माता पिता के रूप में क्या किया जा सकता है। फिर है स्कूली बच्चे, फिर माता पिता के रूप में क्या किया जा सकता है। फिर आता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं, कुछ इस प्रकार से उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आपका उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाता है और फिर आपके इकाई 2 से 2 प्रश्न आते हैं, प्रश्न 4 व प्रश्न 5, जिसमें से फिर से आपको कोई एक प्रश्न चूज करना है, चौथा या पांचवा में से, जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैंने ये अच्छे से किया है और मैं इसको करना चाहूंगा। दोनों नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए इस उत्तर में कुछ इस प्रकार से आपको पहले लिखना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे व्यक्तिगत अंतर के कारण क्या होते हैं और इस तरीके से एक एक करके आप कारण बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है जाति नस्ल और राष्ट्र का प्रभाव। फिर इसी तरीके से आपको बाकी भी लिखने हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे अगले टॉपिक पे, जो इसी का इस तरीके से देखिए आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे। एकदम से अगर हम पूरा आंसर लिख देते हैं जो पूछा है, इंट्रोडक्शन डालते ही नहीं है, तो वहां पे 16 नंबर के हिसाब से आप कभी भी उत्तर नहीं लिख पाएंगे। तो बहुत आवश्यक है कि इंट्रोडक्शन को भी इसी तरीके से डाला जाए। शिक्षा के व्यक्तिगत अंतर की भूमिका आपने लिखी और कुछ इस प्रकार से व्यक्तिगत अंतर के लिए स्कूल के काम को अपनाने के लिए कुछ व्यवहारिक प्रक्रियाएं क्या सुझाई गई हैं उसके बारे में लिखा, कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे योजनाएं क्या क्या हैं वो आपने लिखी और इस प्रकार से आपका उत्तर यहाँ पर समाप्त होगा। ठीक है, फिर हम आएंगे 5वें प्रश्न पे, जो कि है खेल एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। सही बात, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा में प्लेवे के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे खेल के बारे में। पहले तो बताएं कि खेल होता क्या है। बचपन का जो खेल होता है उसका एक बच्चे के हम बोले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, कुछ इस प्रकार से आप उसके बारे में बताएंगे। और देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये आप चाहें तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन्ग पैराग्राफ लिख सकते हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो और अच्छा निखर कर आता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ आपको डालनी है, ना कि लंबे लंबे पैराग्राफ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे श्रेणियां क्या होती हैं खेल की, वो कुछ आप बताएं, वो भी पॉइंट वाइज ही बतानी है, कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पर खेलों का महत्व क्या है, जो कि देखिए ये पॉइंट तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि क्यों महत्व होता है, जो खेल है वो क्यों महत्व होता है और किस तरह से बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास में उस बच्चे का मददगार होता है बच्चे के लिए।
तो खेलों का महत्व यहाँ पे देखिए शारीरिक विकास के लिए, भावनात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए और नैतिक विकास के लिए आवश्यकता है। इस तरह का आप फ्लो चार्ट बनाएंगी और अब किस तरह से खेल शारीरिक विकास में योगदान देता है वो लिखेंगे। इसमें भी एग्जाम्पल भी डालेंगे। ठीक है, देखिए जो प्ले होता है यानी कि जो खेल होता है वो शारीरिक विकास में बहुत मददगार होता है। देखिए अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि अच्छे से भागो, दौड़ो, लटको ताकि तुम्हारी हाइट बढ़े, वजन बढ़े, भूख लगे, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। तो ये देखिए शारीरिक विकास इस तरीके से बच्चे का होता है खेल के द्वारा। भावनात्मक विकास कैसे होता है? देखिए खेल के साथ भावनाएं जुड़ी रहती हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे को पता चलता है कि अगर मैं हार रहा हूँ तो मुझे किस तरह से अपने व्यवहार पे काबू रखना है, अगर मैं जीत रहा हूँ तो कैसे मुझे स्नेह पूर्वक खुशी को मनाना है और किस तरह से जो स्नेह पूर्वक ही मुझे सामने वाला जो हारा है उसके प्रति स्नेह जताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो आत्म जागरूक बनता है। तो बहुत सारी चीजें देखिए भावनात्मक विकास उसका ना जाने कितना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हम देखते भी हैं, अगर आप देखेंगे क्रिकेट मैच अगर आपने देखा हो तो वहां पे कितनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, क्या क्या खिलाड़ी एक दूसरे के साथ फील करते हैं और कैसे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और कैसे एक दूसरे के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की करें तो देखिए संज्ञानात्मक विकास भी होता है। किस प्रकार से कि क्योंकि उनके पास दुनिया के बारे में अपनी मान्यताओं का परीक्षण करने का मौका होता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास बहुत आवश्यक है कि बच्चे का, जब बढ़ते बच्चे होते हैं उनका हो। ठीक है, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में, दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था में। ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए। फिर सामाजिक विकास होता है। देखिए बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं ड्यूरिंग द प्ले, दैट इज खेल के दौरान, और वहां पे देखिए उनका व्यवहार कि किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है, कितने स्नेह से करनी है, कैसे प्रेरित करना है, किस तरीके से कब क्या बात करनी है। प्लस यहाँ पे देखिए जब एक बच्चा खेलना शुरू करता है तो चाहे वो कुछ भी बोलता हो लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि कब क्या बात करनी चाहिए। वहीं पे उसमें आत्मविश्वास आता है, एक दूसरे से मिलजुल कर खेलता है, एक दूसरे के देखिए भावनाओं को समझता है। तो इस प्रकार से एक बच्चे का सामाजिक विकास खेल के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर नैतिक विकास किस प्रकार से होता है? देखिए हर एक में आप उदाहरण जरूर डालें, एग्जाम्पल जरूर डालें, क्योंकि उससे ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे सामान्य समस्याएं आ गई, फिर खेल के माध्यम से बाल स्वास्थ्य का आकलन आ गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपने किया। ठीक है, जितना आपको इसमें लर्न हो उतना करें, सभी करने की आवश्यकता नहीं है। 16 नंबर के हिसाब से ही कंटेंट याद करें। ठीक है, तो अगला है यहाँ पे इकाई 3 से प्रश्न 6 और 7 है। कोई भी एक फिर से आपको करना है। प्रश्न 6 कुछ इस प्रकार से है, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित साइन लर्निंग थ्योरी की विस्तार से चर्चा करनी है। ठीक है, देखिए टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित साइन लर्निंग थ्योरी ये बहुत आवश्यक थ्योरी है। इसके बारे में अक्सर इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, तो बिल्कुल स्किप ना करें, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर लें। ठीक है, देखिए ये थ्योरी है एंड इसके बारे में अच्छे से पॉइंट वाइज इंट्रोडक्शन, फिर इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके शैक्षिक यहाँ पे निर्धारक क्या है वो आपको लिखना है, वो भी पॉइंट वाइज। देखिए सब पॉइंट वाइज, ये पूरे आंसर की ही डिमांड रहेगी उत्तर की कि आप इसको पॉइंट वाइज लिखें और यहाँ पर फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ करें, अच्छे से जो हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट करें। हेडिंग्स को हाईलाइट आप ब्लैक पेन से करें, यानी कि ब्लैक पेन से लिखें। हाइलाइटर का यूज आप नहीं कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में, सिर्फ आपको यूज करना है एक ब्लू कलर का पेन और एक ब्लैक कलर का पेन हेडिंग के लिए। ठीक है, फिर टॉलमैन ने कहा कि सीखने के निम्नलिखित नियम होते हैं। कौन कौन से वो नियम है उनकी आप चर्चा करेंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स में। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि कुछ इस प्रकार से है, ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पर चर्चा करनी है।
ब्रूनर की थ्योरी देखिए ये बहुत आवश्यक है एंड ब्रूनर की थ्योरी पर भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहा है, तो इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ऊपर हमने थ्योरी को लिखा पॉइंट वाइज, हेडिंग्स को हाईलाइट करके इंट्रोडक्शन डाली, फिर उसकी विशेषताएं बताई हैं, फिर उपयोगिता बताई हैं, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसी प्रकार से आपकी ये थ्योरी भी जो ब्रूनर की है वो लिखी जाएगी। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे इकाई 4 पे। इकाई 4 से भी आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, प्रश्न 8 और प्रश्न 9। ठीक है, तो वो भी आपको कुछ इस प्रकार से करने हैं। जैसे कि 8वां प्रश्न है यहाँ पे, वंचन से आप क्या समझते हैं? गरीबी और वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन की चर्चा यहाँ पे आपको करनी है। तो देखिए पहला हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहता है, यानी कि जो हमें बताता है कि हाँ पूछा क्या है आपके प्रश्न में। ठीक है, इस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने हैं, लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है। फिर आप बताएंगे गरीबी और वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन क्या है। ठीक है, बचपन अगर गरीबी में बीता है, वैश्वीकरण क्या है, तो ये सब आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज यानी कि शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पर आपके बनेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से लिखा। फिर खराब स्वास्थ्य और भलाई, इन 2 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। फिर स्वास्थ्य असमानताएं किस प्रकार से है, शैक्षिक परिणाम कैसे डिफर करते हैं, तो वो सब आप लिखें। इसके अंदर और भी पॉइंट्स अगर आप चाहें तो इंक्लूड कर सकती हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स डाले हैं। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है जो कि यूनिट 4 से है और क्वेश्चन पेपर का आखिरी भी प्रश्न है। बचपन और किशोरावस्था में बच्चों के निर्माण और अनुभव पर वैश्वीकरण, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान यानी कि सरल यहाँ पे प्रश्न है और सरल ही उत्तर रहेगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे बचपन और किशोरावस्था क्या होती है, थोड़ा थोड़ा आप उसके बारे में भी लिखें। फिर आप आए वैश्वीकरण, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तनों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैं अगेन एंड अगेन हमेशा एक चीज आपको बोलती हूँ कि पॉइंट वाइज लिखें, बहुत जरूरी है एक सही प्रेजेंटेशन का होना, बहुत जरूरी है पैराग्राफ्स में लिखना। ठीक है, तो देखिए इसके बाद अब अगली क्लास में करेंगे बाल्यावस्था एवं विकास का 2018 का प्रश्न पत्र हल सहित। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं तक करेंगे। आज हमने जून 2019 का प्रश्न पत्र किया उत्तर के साथ यानी कि हल सहित। और देखिए अगर आप चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, इसमें आपको पिछले 5 साल के आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रश्न पत्र मिलेंगे हल सहित। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही ये बुक अवेलेबल है कुछ इस प्रकार से। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।